साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार की राजनीति में बदलाव जो हो रहे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। बैठकों के दौर और मुलाकातों के दौर ये बता रहे हैं कि बिहार में पिछले करीब एक महीने से जो कुछ घट रहा है वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। अब ताज़ा तरीन समाचार ये है कि आरजेडी के विधायक आलोक मेहता के यहाँ सुबह सुबह आज ईडी की यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने छापेमारी की है। उनके यहाँ छापेमारी की इस घटना को भी बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों जोड़कर देखा जा रहा है उसकी चर्चा हम करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। उस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनसे ये साफ हो रहा है कि ये ईडी की छापेमारी बिना कारण नहीं हो रही है, अनायास नहीं हो रही है, इसके पीछे वजहें हैं। और इधर बीच लगातार जिस तरह से जेडीयू की सक्रियता दिखाई पड़ रही है उसी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी की भी सक्रियता दिखाई पड़ रही है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल एनडीए गठबंधन में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भी दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने भी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। गवर्नर से कल ही अभी नीतीश कुमार मिलकर आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10-15 मिनट तक उन्होंने गवर्नर से बातचीत की और उसके बाद तत्काल आज पटना पहुंचकर चिराग पासवान मिलते हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से। चिराग पासवान बीपीएससी के छात्रों पर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी वो हमलावर हैं सरकार पर और उन्होंने उसकी तीखी आलोचना की है, तल्ख टिप्पणी की है। इन सारी चीज़ों का जो संबंध है वो दिखा रहा है कि बिहार में राजनीतिक समीकरण किधर जा रहे हैं, बदलाव की जो बातें हो रही हैं वो कहाँ पहुँच रही हैं और किस तरह से पहुँच रही हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से बिहार में ईडी की छापेमारी हो या फिर मुलाकातों के दौर हो या फिर गठबंधन के सहयोगियों के बीच में आपसी खींचतान हो, वो ये बता रही है कि गठबंधन लगभग टूट चुका है एनडीए का बिहार में और उसका असर कहां तक पड़ने वाला है ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अमलेंदु जी, अभी कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से और आज मुलाकात हो रही है एलजेपी नेता चिराग पासवान की गवर्नर से। क्या मायने इसके हैं? और यही सुबह सुबह ही छापेमारी की खबर भी आ रही है आरजेडी के विधायक जो मंत्री भी रह चुके हैं। महागठबंधन की जब सरकार थी तो आलोक मेहता मंत्री थे और जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी आलोक मेहता ने लड़ा था। ये सारे जो सारी घटनाएं हैं वो क्या बता रही हैं, किस तरफ जाती हुई दिख रही है बिहार की राजनीति? देखिए समीर जी, अब बिहार की राजनीति उसी तरफ जाती दिख रही है कि नीतीश कुमार जो पैतरे चल रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार कब जो है वो एनडीए छोड़कर चल देंगे और अगर छोड़कर नहीं जाएंगे तो किस तरीके से नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर, इससे साफ समझ में आ रहा है। चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी जो है दिन में कम से कम 25 ट्वीट कर देती है, 25 फिर से नीतीश, हाँ 25 एक बार फिर नीतीश, तो ये जो कर देती है तो इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत कहा जाए वो घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश आखिर चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। नीतीश को अगर जाना है तो चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी सोच रही है अगर जाना है तो जाएं और साथ रहना है तो साथ रहें। लेकिन नीतीश भी कह रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी उसे नीतीश को साथ रखना है कि नहीं रखना है। अगर साथ रखना है तो भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करेगी चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 25 से 30 नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये नारा ये जनता दल यू दे चुका, यानी वो लगातार दबाव बना रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि नीतीश के साथ एकनाथ शिंदे ना होने पाए वाली जी। तो नीतीश कुमार अपना भविष्य सुरक्षित रख के चलना चाहते हैं और जाहिर सी बात है समीर जी कि लंबा समय राजनीति में जो व्यक्ति गुजार चुका है वो अपना भविष्य सुरक्षित करेगा और नीतीश कुमार का बुढ़ापा है तो अपना बुढ़ापा भी सुरक्षित रखेंगे नीतीश। जाहिर सी बात है वो चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े उन्हें, चाहे बीजेपी से मिलने के साथ रहना पड़े और चाहे आरजेडी के साथ जाना पड़े, जहाँ भी उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा और राजनीति सुरक्षित रहेगी, नीतीश सुधर जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई खेल कर रही है तो नीतीश कुमार कोई खेल करने से क्यों बाज आए। दूसरा समीर जी ये कि जिस तरीके से नीतीश कल अचानक जाकर मिले गवर्नर से, बिना किसी कार्यक्रम के गवर्नर से जाकर मिले, अचानक मिले और उसके बाद तमाम कयास के दौर जो थे वो शुरू हो गए कि नीतीश कुमार जाकर क्यों मिले हैं गवर्नर से।
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एकदम से सक्रिय हो गई। हो सकता है कि गवर्नर के जरिए मोदी जी को कोई संदेश कहलवाया हो नीतीश ने, चाहे यही संदेश कहलवाया हो कि अगर आपने घोषणा नहीं की तो हम आपका साथ छोड़कर चल देंगे, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। जो भी संदेश कहलवाया हो नीतीश ने, वो बात गवर्नर और उनके बीच की है, वो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती हैं कि चूंकि उन्होंने गवर्नर से जो बातें कही होंगी और गवर्नर ने की होगी। चूंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने इंडिया गठबंधन से पलटी मारी थी तो ये गवर्नर से मिलने गए थे उस समय भी इसी तरीके से अचानक, और फिर उसके बाद में जब पलटी मारने के बाद इनके फिर लालू प्रसाद यादव का बयान आया था कि हमको मालूम था कि ये पलटी मार रहे हैं, चूंकि जिस दिन गवर्नर से मिलने गए थे गवर्नर ने इनकी मोदी जी से बात कराई थी। ये कहना था लालू प्रसाद यादव का। तो अब तो गवर्नर से इनकी 10 दिन में 3 मुलाकात हो चुकी हैं, और कल भी अचानक पहुंचे, और गवर्नर की लालू प्रसाद यादव से ये मुलाकात हो चुकी है। तो यानी नीतीश कुमार जो खेल कर रहे हैं उसमें गवर्नर के जरिए भी कोई संदेश पहुंचा रहे हैं। और अब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की भी मुलाकात हो चुकी है, और लेकिन इन मुलाकातों के बीच में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि ईडी की एंट्री पिछले कुछ समय पहले भी हुई थी, लेकिन अब ये जो ताजा तरीन ईडी की एंट्री दिखाई पड़ रही है आलोक मेहता के यहाँ छापेमारी, अब इसको भी ये इन घटनाओं से ही जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इससे जोड़कर देखा भी जाना चाहिए समीर जी, चूंकि अचानक ईडी की एंट्री जो है वो ऐसे ही नहीं हो गई है कि आलोक मेहता के यहाँ ये एंट्री हो जाए। यानी ये संदेश हम नीतीश को देने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने सॉरी माफ कीजिए, कि अगर आप ज़्यादा गवर्नर से मिलाएंगे और लालू जी के ज़्यादा दरवाजे आप देखेंगे जो खुले हुए आपके लिए, तो हम ये आपके यहाँ भी भेज सकते हैं। क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार की जो खास अफसर है संजीव हंस, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी हो चुकी है, उनकी कुछ संपत्तियां भी ईडी अटैच कर चुकी है। तो ये संदेश जो था वो दिया गया था उस समय नीतीश कुमार को कि आप इधर उधर मत होइए ज़्यादा। अब फिर ये संदेश जो नीतीश कुमार को दिया गया है कि आप अगर ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो हम ईडी का इस्तेमाल आपके खिलाफ फिर करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी दृढ़ हैं, अपने पे डटे हुए हैं कि हमको जो करना है वो हम करेंगे। इसीलिए अगर आप घोषित नहीं करेंगे कि अगला मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, 25 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो नीतीश कुमार कुछ भी खेल कर सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है। तो चिराग पासवान को गवर्नर के पास बीजेपी ने इसलिए भेजा है, जो चर्चाएं हैं वो ये है कि चिराग पासवान गवर्नर से जाकर मिले और ये था लें कि नीतीश कुमार करने क्या आए थे। जाहिर बात है कि मफलर तो छोड़ने गए नहीं थे, मफलर तो लेकर ही लौट आए थे। तो वो मफलर जो छोड़ा नहीं इस बार उन्होंने गवर्नर के पास, तो आखिर करके क्या गए हैं नीतीश कुमार, ये चिराग पासवान को मालूम करने भेजा गया। जी बिल्कुल, ये चिराग पासवान को मालूम करने के लिए भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान की भी नजदीकियां आरजेडी से भी बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं और नीतीश कुमार के साथ भी उनकी जो दूरियां थी वो कम होती दिखाई पड़ रही हैं, तो उन परिस्थितियों में भी चिराग पासवान का गवर्नर से मिलना मायने रखता है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है, जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको भेजा हो गवर्नर से मुलाकात के लिए। लेकिन इसके पीछे जो भी कारण है, पर जिस तरह से सरकार पर, बीपीएससी के छात्रों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी उसको लेकर जो सरकार की आलोचना की चिराग पासवान ने, वो भी बहुत मायने रखती है। हालांकि ये बात उन्होंने जरूर कहा है कि अगला चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए साथ लड़ेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अमलेंदु जी, यहां भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कह रहा है कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद अगर एनडीए गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन जेडीयू लगातार पोस्टर बैनर चला रही है, कैंपेन कर रही है। अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। और जिस तरह से पिछले दिनों चिराग पासवान की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, नीतीश कुमार से जो उनकी दूरियां थी वो कम हुई हैं, और आरजेडी के साथ भी चिराग पासवान के संबंध बहुत बेहतर हुए हैं, तेजस्वी यादव के साथ मुलाकातें हुई हैं। ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि एनडीए गठबंधन में बहुत कुछ घट रहा है और दूरियां जो बढ़ रही हैं एक दूसरे के प्रति, वो नज़दीकियां इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वो नज़दीकियां उधर दिख रही हैं और दूरियां एनडीए गठबंधन में बढ़ रही हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जेडीयू ने जिस तरह से छापेमारी को, आलोक मेहता के घर पर हुई छापेमारी को लेकर बयान दिया है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने, वो सुना जाना चाहिए। उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। छापेमारी और सरकार की उसमें जो भूमिका होती है, जिस पर विपक्ष लगातार संदेश जताता है, आरोप लगाता है, उस समीकरण को देखने के लिए, उन संबंधों के देखने के लिए, यानी सरकार की कितनी दिलचस्पी रहती है, सरकार की कितनी मिलीभगत रहती है छापेमारी जैसी घटनाओं में, जब राजनीतिक दलों के यहाँ छापेमारी की जाती है, राजनीतिक दलों के नेताओं के यहाँ। सुनते हैं जेडीयू नेता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं आलोक मेहता के घर पर जो छापेमारी हुई थी उस मामले को लेकर।
नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आलोक मेहता के यहाँ जो छापेमारी हुई है वो क्यों हुई है, किस तरह से हुई है, उसके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं नीरज कुमार अमलेंदु जी? देखिए समझिए, नीरज कुमार ये मैसेज दे रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के ऊपर ईडी का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है, चूंकि जब संजीव हंस की छापेमारी पड़ी थी तब तो नीरज कुमार का बयान नहीं आया था कि संजीव कुमार की छापेमारी इसलिए हुई है कि चूंकि वो घोटाले में हैं, या हुलास पांडे के यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा, चिराग पासवान के करीबी बहुत करीबी हैं, उनके संसदीय दल के नेता भी रहे हैं, चेयरमैन रहे संसदीय दल के, तो हुलास पांडे के घर जब ईडी का छापा पड़ा तब भी नीरज कुमार का बयान नहीं आया कि ये छापा सही पड़ रहा है। लेकिन ईडी के छापा क्यों डाल रही है, इसकी जानकारी नीरज कुमार को कैसे हो गई है? जो ईडी का वक्तव्य आना चाहिए था वो नीरज कुमार वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? तो ये इसका मतलब समीर जी सीधा सीधा ये है कि इस छापे के जरिए नीतीश कुमार को संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, तो आप जो है समझदारी से काम कीजिए और इसको आप ठीक कीजिए, ज़्यादा इधर उधर दाएं मत कीजिए। और नीरज कुमार ये भी बताना चाह रहे हैं कि इस छापेमारी के पीछे जो कुछ भी मकसद है, वो भी जो संदेश दिया जा रहा है वो हम तक भी पहुंच रहा है। हाँ नहीं, वो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि जब वो बता रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है छापेमारी और आज ये लोग उसमें क्यों आ रहे हैं, इस तरीके से वो बता रहे हैं, तो वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि छापेमारी जो हो रही है वो नीतीश कुमार को ही संदेश देने के लिए हो रही है और चिराग पासवान को भी संदेश देने के लिए हो रही है। क्योंकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिल गए हैं और ये मिलकर कोई खेल करना चाहते हैं केंद्र में, तो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी छापेमारी उन जगहों पर हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी से दूरियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी के यहाँ छापेमारी हुई है, उसके बाद चिराग पासवान के बेहद करीबी जो हुलास पांडे हैं उनके घर छापेमारी होती है, और अब छापेमारी हो रही है आरजेडी नेता लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आलोक मेहता, जो विधायक भी हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जो नित्यानंद राय के खिलाफ लड़ा था, जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये सारे समीकरण ये बता रहे हैं कि सरकार कहती है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, लेकिन विपक्षी दल आरोप लगाता है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई तभी होती है जब सरकार चाहती है, सरकार के इशारे पर वो काम करती हैं। तो वो सारे समीकरण ये दिखा रहे हैं, और नीरज कुमार जिस तरह से बता रहे हैं उससे भी ये लग रहा है कि इन छापेमारियों के पीछे मकसद क्या है और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल राज्यपाल से मुलाकात की आज चिराग पासवान ने, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है सुनते हैं। लेकिन चिराग पासवान की गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से ये मुलाकात तब, जबकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर आए हैं, बहुत मायने रखती है। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, उसके बाद आगे इस चर्चा को जारी रखते हैं। कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षा है, यानी इंडिया गठबंधन की भी महत्वाकांक्षा है कि वो केंद्र में सरकार बनाए। लगातार जो बातें हो रही हैं कि बिहार की सरकार का जाने का मतलब, या फिर सरकार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका सीधा मतलब है केंद्र सरकार का अस्थिर होना, केंद्र सरकार के लिए खतरा पैदा होना। वही संदेश चिराग पासवान की इन बातों में छिपा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की भी महत्वाकांक्षा है, यानी केंद्र सरकार के पास एक विकल्प रखा हुआ है, और विकल्प किसके पास है केंद्र सरकार को बदलने का? वो इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के पास, जिसके एक सदस्य चिराग पासवान भी है। बिल्कुल समीर जी, ये अब साफ समझ में आने लगा है कि चल क्या रहा है। चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की बता रहे हैं कि वहाँ एकजुट नहीं है, कुछ ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है, बिहार में भी रहेगा कि एकजुट नहीं रहेगा, लेकिन चिराग पासवान ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहते हुए चिराग पासवान नहीं सुने गए हैं। कल भी चिराग पासवान ने बातें की थी, कल भी ये कहा था कि एनडीए गठबंधन एकजुट है, 225 सीटें जीतेगा, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, 25 से 30 नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि अब चिराग पासवान के जरिए भी बीजेपी संदेश दिलवा रही है नीतीश कुमार को कि इधर उधर मत हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट नहीं है, तो इसलिए आप उधर जाके क्या करेंगे, ये संदेश पहुंचाने की कोशिश। यानी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश के पैतरों से अब घबराई हुई लग रही है, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि नीतीश कोई पैतरा ऐसा कर देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का काम खराब हो जाएगा। तो अब ये तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। तो चिराग पासवान का जो ये वक्तव्य है इंडिया गठबंधन को लेकर, हम लोगों ने सुनवाया पूरा। हम चाहेंगे हमारी टीम के पास, अगर जो कल चिराग पासवान ने कहा था जिस तरीके से कि 225 सीटें एनडीए जीतेगा और मिलकर चुनाव लेगा, लेकिन एक भी बार ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जो है 25 से 30 मुख्यमंत्री होंगे।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। एक बार भी उन्होंने ये बात नहीं कही। जी बिल्कुल। कल का जो बयान है चिराग पासवान का वो हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और घटक दल बिहार में जो उपेंद्र कुशवाहा है वो भी बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। हालांकि ये सारे नेता यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। उनसे जब पूछा जा रहा है, लेकिन उस तरीके से जब आए थे एनडीए गठबंधन में तब तो लगातार बिना पूछे ही कहते थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे। अब उनसे जब पूछा जाता है तब वो कह देते हैं कि कहीं नहीं जाना है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चिराग पासवान दे रहे हैं संदेश या फिर नीतीश कुमार दे रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता दे रहे हैं। नीरज कुमार का भी हमने बयान सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। वो भी इस समय एनडीए में हैं और एनडीए के एक प्रमुख घटक दल हैं उपेंद्र कुशवाहा, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन एकजुट है। यानी उपेंद्र कुशवाहा भी ये कह रहे हैं, चिराग पासवान ने कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मुलाकातें जब हो रही हैं तो मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं हो रही हैं। दिल्ली जाकर भी नेताओं के साथ जो शेड्यूल्ड बैठक है उसमें भी नहीं पहुंचते हैं। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह अपना पटना दौरा इसलिए कैंसिल कर देते हैं ताकि अगर नीतीश कुमार मिलने नहीं आएंगे तो उससे एक संदेश न जाए कि एनडीए के बीच में अलगाव हो चुका है, बिखराव हो चुका है। लेकिन बार बार ये सभी नेता ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। क्या समझा जाए अमलेंदु जी? हाँ बिल्कुल समीर जी, इसका मतलब एनडीए एकजुट नहीं है, ये बात साफ है जी। वरना सबको सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि एनडीए एकजुट है। ललन सिंह भी कह रहे हैं एनडीए एकजुट है, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं एनडीए एकजुट है जी, और चिराग पासवान भी कह रहे हैं एनडीए एकजुट है। मगर नीतीश कुमार 25 से 30 मुख्यमंत्री होंगे ये बात सिर्फ जेडीयू कह रही है। और बीजेपी के नेताओं का इधर बीच कोई बयान नहीं आ रहा है कि एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। कोई बयान नहीं आ रहा, बल्कि अमित शाह का तो आ चुका है कि उनकी पार्टी का संसदीय दल जो है वो तय करेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विजय सिन्हा भी अपनी इच्छा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हमारा सपना है। हाँ बिल्कुल, वो तो एकदम साफ कह चुके हैं कि वो उनका सपना है और अटल जी को श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी वहाँ सरकार बने, यहाँ तक कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार तभी बनेगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वरना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सरकार भी है, वरना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सरकार बीजेपी की बन जाए, ऐसा कौन सा गणित है? ये तो है नहीं इस तरीके का। तो यानी नीतीश कुमार के लिए साफ संदेश बीजेपी दे रही है कि आपको अब हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अगर आप हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हम भी आपकी सरकार नहीं बनने देंगे, हम भी अपना रास्ता देखेंगे। तो अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में नहीं भी जाते हैं, अलग ही होकर चुनाव लड़ते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, कुछ नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जो भी स्थिति है वो नीतीश कुमार के कंधों पर ही चलकर है जी। और अगर नीतीश कुमार मिल जाते हैं आरजेडी के साथ तो फिर 2015 दोहरा दिया जाएगा बिहार में। ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छा तरीके से समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कोई गलत बैठा रही है तो नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए कोई गलत क्यों नहीं बैठाएं? भाई नीतीश कुमार ये ऊपर से कसम खा के तो आए नहीं है, कोई ऊपर कर्जा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी का कि वो कर्ज चुकाना है उनको पिछले जन्म का भारतीय जनता पार्टी का जी। ऐसा तो है नहीं कि पिछले जन्म के कर्ज चुकाने भारतीय जनता पार्टी के। तो भाई भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सरकार वहां बनाने के लिए प्रयासरत है कि वो उसका सरकार बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। तो इसके लिए नीतीश कुमार जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे और करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी है और मुख्यमंत्री हैं, लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, तो अपनी पार्टी को कमजोर होते नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। और अब जब उनको सीधे तौर पर यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये है कि उनको किनारे कर वो अपनी सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, और उसी की तरफ वो कोशिशें कर रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में उदाहरण उनके सामने रहा किस तरह से एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया गया। उसके बाद से फिर नीतीश कुमार शतरंज का ये शहमात का खेल चलना उन्होंने शुरू किया, खेल खेलना शुरू किया। और जब नीतीश कुमार ने बाजियां चलनी शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से बैकफुट पर ही दिखाई पड़ रही है। कोशिश कर रही है कि एनडीए एकजुट बना रहे, नीतीश कुमार उसके साथ बने रहे, लेकिन लगता यही है कि नीतीश कुमार तय कर चुके हैं कि वो एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। ऑफर उनको मिल चुका है इंडिया गठबंधन की तरफ से, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव की तरफ से, और बीजेपी जो है वो अपने एनडीए के दूसरे सहयोगियों के साथ ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एनडीए एकजुट है बिहार में। सुनते हैं
क्या कह रहे हैं? एनडीए को लेकर चिराग पासवान महत्वपूर्ण घटक हैं, लोकसभा में उनके 5 सदस्य हैं और काफी मायने रखती है एक एक सांसदों की संख्या जब अल्पमत में सरकार चल रही हो केंद्र में। कोशिश हो रही है कि एनडीए एकजुट है, लेकिन ये सारी जरूरतें क्यों पड़ रही हैं? और छापेमारी जो सफाई दे रहे हैं चिराग पासवान, उनके भी बेहद करीबी हुलास पांडे के घर पर भी हो चुकी है, उससे पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारी के घर पर हो चुकी है। अब जब आरजेडी के नेता आलोक मेहता के यहाँ छापेमारी हो रही है, उसका क्या मकसद है, उसका क्या संदेश है? इन सारी चीजों के बीच कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथी अविनाश है। जी अविनाश, अभी क्या और जानकारी मिल रही है छापेमारी, और छापेमारी के बाद जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है, क्या कहा जा रहा है? हाँ, ईडी आप ये देखिएगा, जब भी बीजेपी को लगता है कि उसका कोई सहयोगी उसके हाथ से फिसलने वाला है, वैसे ही ईडी की एंट्री हो जाती है। कल आपने देखा कि सुबह नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंचते हैं जी। शाम तक खबर आती है कि पशुपति पारस ने दही चूड़ा भोज के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को एक साथ बुला लिया है। उसके बाद से ही अचानक दिल्ली में हलचल मच जाती है और सुबह ही सुबह जो आरजेडी के विधायक हैं उनके घर पर छापा पड़ जाता है। तो ये छापा, क्योंकि आरजेडी को तो इसका एक तरीके से हो गया कि भाई ईडी हमारे लोगों पर लगातार छापे मारती रहती है, तो आरजेडी के लोग तो इसको लेकर उनके लिए नॉर्मल बात हो गई है। लेकिन ये एक तरीके से सीधा सीधा मैसेज दिया गया है नीतीश कुमार को कि अगर आप पाला बदलने के बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले जब चिराग पासवान और जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनके बीच एक खबर आती है कि उन दोनों के बीच में एक बैठक हुई है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच में बैठक चली है। और जैसे ही ये खबर बीजेपी हाईकमान तक पहुंचती है, वैसे ही चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे जो एलजेपीआर के विधायक मंडल दल के वो नेता भी हैं, उनके ठिकाने पर छापे पड़ जाते हैं। और जब ये खबर आती है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात 15 तारीख को होने वाली है पशुपति पारस के आवास पर, तो उसके बाद आरजेडी के नेताओं की छापेमारी शुरू हो जाती है जी। 15 तारीख को दही चूड़ा भोज पर दोनों को बुलाया गया है और इस बात की चर्चा तो करीब 20-25 दिन से ही चल रही है कि जो दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा बिहार में, उसमें इन दोनों की मुलाकात होनी है। और अब तो तारीख भी साफ हो गई। और पशुपति पारस के बारे में तो आप सबको पता ही है कि वो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के करीबी है। बिल्कुल। और बीजेपी से तो वो सख्त नाराज इसलिए चल रहे हैं कि भाई उनकी अपने भतीजे से जो राजनीतिक जो दुश्मनी चल रही है, इवन उन्होंने तो ये बोल दिया जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप चिराग पासवान को ही बुलाएंगे, तो जवाब आता है कि चिराग पासवान तो बिहारी ही नहीं है, वो तो विदेशी है। तो जाहिर सी बात है, और चिराग पासवान बीजेपी के साथ में इस समय बने हुए हैं, चाहे ईडी का डर हो या कोई दूसरा हो, लेकिन आज की तारीख में वो साथ में ही बने हुए हैं। और जो दूसरी तरफ जो पशुपति पारस हैं, अब बीजेपी के लोग उनको बोलते तो वो एनडीए में है, लेकिन एनडीए किसी बैठक में उनको बुलाया नहीं जाता है, उनको बिल्कुल एक तरीके से अलग कर दिया गया है। अभी भी जो 15 तारीख को एनडीए की बैठक बुलाई गई है, उसमें जितने लोगों को बुलाया गया है उसमें पशुपति पारस का नाम नहीं है। तो कहा जाता है कि उनका इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद उनको फिर किनारे कर दिया। हाँ बिल्कुल, जब जरूरत थी तब तक आपने उनका इस्तेमाल किया, और जैसे ही आपको लगा कि नहीं भाई चिराग पासवान से हमें ज्यादा वोट मिल सकता है, पशुपति पारस उतना वोट नहीं दिलवा पाएंगे, तो आपने पशुपति पारस को किनारे कर दिया। एक तरह से बीजेपी ने यह तो बता दिया है कि जब तक हमें आपकी जरूरत है तभी तक हम आपके साथ हैं, आपकी जरूरत पूरी खत्म हुई वैसे ही हम आपको किनारे कर देंगे। तो भाई पशुपति पारस भी इस चीज को समझ गए हैं और वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनके यहाँ जो आयोजन हो रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा जो आयोजन इसके पीछे जो है वो आरजेडी का हाथ बताया जा रहा है। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि आरजेडी के लोग तो पहुंचेंगे वहाँ, और नीतीश कुमार को इसीलिए बुलाया गया है कि नीतीश कुमार यदि पहुंचते हैं तो सीधा सीधा जिस चीज के लिए लगातार बोला जा रहा है कि दही चूड़ा भोज का आयोजन में ही बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मुद्दा जो बचा हुआ है वो खाली सीएम पद को लेकर बचा हुआ है। इससे पहले भी आप देखिएगा कि आज से 2 साल पहले जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ में चल रहे थे, तो राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव ने रोजा इफ्तार की दावत दी थी। 22 अप्रैल का वो दिन था, 22 अप्रैल 2022 को। और लालू यादव के घर जब ये पहुंचते हैं तो अपने साथ में नीतीश कुमार लेके किसको जाते हैं? शहनवाज हुसैन को, जो कि बीजेपी के नेता थे, उनकी सरकार में मंत्री थे। बीजेपी को मैसेज देने के लिए देखो भाई हम आपके नेता को साथ में लेके जा रहे हैं, सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है। नीतीश कुमार वहां 10-15-20 मिनट रुकते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद 100 दिन के अंदर ही हम देखते हैं कि वो पलटी मार गए। तो इस बार भी अगर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ में भी चले जाते हैं पशुपति पारस के यहाँ, सिर्फ आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार वहां जा रहे हैं, तो इसके पीछे जो राजनीतिक मकसद होने हैं वो सीधा सीधा, क्योंकि अब तो वो जब 2022 का मामला था तब तो ये चल भी नहीं रहा था कि भाई नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं। बिल्कुल।
लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से अमित शाह ने उनके सीएम पद को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, उसके बाद से तो जेडीयू के अंदर से ही इस तरीके का एक बेचैनी सी दिखाई दे रही है कि भाई कि भविष्य में क्या होगा, कि अपने पास में सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी। सीएम पद बचाने के लिए तो नीतीश कुमार इतनी बार पलटी मार चुके हैं, तो उनके लिए एक बार और पलटना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो दही चूड़ा भोज है, मकर संक्रांति है, 14 जनवरी है, खिचड़ी पक रही है, ये सारी चीजें वहीं 14-15 जनवरी के आसपास जाकर सिमट रही है, और इनका लगता यही है कि ये जो परिणाम आने वाला है उसके बाद यही है जिसकी बात लगातार हम लोग कर भी रहे हैं। हाँ, ये तो शुरुआत से, जब से नीतीश जो अमित शाह का बयान नीतीश कुमार के ऊपर आया है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो भी बिहार में होना है वो 14 तारीख के बाद ही होना है। आप ये देख लीजिए, एनडीए के जितने भी नेता हैं उनसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसके केंद्र में 14 तारीख होती है। तो यही पूछा जाता है कि भाई 14 तारीख को क्या कुछ बड़ा होने वाला है, और उसी पर लगातार यदि आप लगातार सफाई दे रहे हैं और उसके बाद भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो रीजन है कि लगातार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं तो नीतीश कुमार यदि एक बार बोल दें कि भाई हम यही रहेंगे, तो उसके बाद आपसे दोबारा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप सुबह कहते हैं कि हम भाई एनडीए में ही रहेंगे और शाम को भी आपसे दोबारा से वही सवाल पूछा जा रहा है, तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कि दिन भर के जो घटनाक्रम हो रहे हैं भाई, जो वहां के मीडिया को दिखाई दे रहा है और जो आप बोल रहे हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लगातार वो सवाल बन रहे हैं। और इसीलिए पूरे एनडीए को इस पर सफाई देनी पड़ रही है बार बार आकर कि भाई एनडीए एकजुट है, हम लोग साथ में रहेंगे। भाई जब आप एकजुट हैं तो भाई वो दिखना भी तो चाहिए। बिल्कुल ऐसा दिख तो रहा नहीं है। आप बार बार आकर सफाई दे रहे हैं और आपके यहाँ ही छापेमारी आप ही के करीबियों के यहाँ छापेमारी हो रही है, यानी इन सारी चीजों के बीच में जरूर कुछ न कुछ है। और ये नेता भी इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको मालूम है कि छापेमारी क्यों हो रही है, और सफाई दे रहे हैं, लेकिन जब उनको जो करना होगा वो उसकी तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। हाँ, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि छापा तो पड़ता है, लेकिन छापे के आगे क्या कार्रवाई होती है। आपने छापा मारा, खबर आती है, दिखता ही नहीं है। 100 करोड़ 200 करोड़ की आपने संपत्ति आपका पता लगा लिया है, लेकिन इसके आगे क्या हो रहा है? इसके आगे सिर्फ जो मैसेज देना है, वो आपने बस खाली चिराग पासवान को मैसेज देना है तो चिराग पासवान तक मैसेज पहुंच गया, नीतीश कुमार को मैसेज देना है तो नीतीश कुमार के करीबी जो संजीव हंस उनके छापा पड़ता है, उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, और उसके बाद से मामला एकदम ठंडे बस्ते में चला जाता है। अरे भाई, एक यदि अधिकारी के पास में आपको करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति मिल रही है, तो जाहिर सी बात है वो संपत्ति उसने अकेले तो कमाई नहीं होगी, उसके और भी तो हिस्सेदार होंगे, और जाहिर सी बात है जो पार्टी 20 साल से सत्ता में, उसके तार वहां जुड़े भी होंगे निश्चित तौर पर। और उसके बाद आप खाली एक अधिकारी को बस फंसा के वहीं शांत बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मैसेज पहुंचाया है वो मैसेज वहां पहुंच गया है, और उसके बाद आप जो चीज चाहते हैं वो चीज उस पटरी पर लौट रही है। तो इसीलिए लगातार जो ईडी की एंट्री होती है, उल्लास पांडे के छापा पड़ा, और उसके बाद आप देखिएगा 3 सप्ताह का समय हो गया, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई हुई है? कुछ भी नहीं। हाँ, ना ये पता चल रहा है। अब उसके बाद यही कार्रवाई हुई है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। हाँ बिल्कुल, हाँ, जो चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो मीडिया के सामने लगातार बयान दे रहे हैं कि भाई एनडीए एकजुट है। भाई इससे पहले तो इस तरीके के आपके बयान नहीं आ रहे थे, क्योंकि भाई आपके करीबी की छापा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है मैसेज ये है कि अगला नंबर यदि आप दाएं बाएं होते हैं तो अगला नंबर आपका ही आने वाला है। तो इसीलिए खुद को बचाना है, क्योंकि भाई आपकी पार्टी एक बार टूट चुकी है, और पार्टी कैसे टूटी थी सबको पता है, पार्टी दोबारा भी टूट सकती है। क्योंकि एक चिराग पासवान को हटा दिया जाए तो बाकी के जो लोग हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बीजेपी के कहने पर वहां टिकट दिए गए हैं, कुछ को आपने जेडीयू के कहने पर टिकट दे दिया है। तो जाहिर सी बात है जो आपके कार्यकर्ता ही नहीं, तो आपने अपने कार्यकर्ताओं को तो टिकट दिया ही नहीं है। तो ये आरोप तो ये भी लगते हैं कि पैसे लेके टिकट दे दिए गए हैं। लेकिन जो भी हो, एलजेपीआर के कुल सांसद तो 5 ही हैं, वो दल बदलने में उन्हें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सत्ता सभी को चाहिए। यदि चिराग पासवान के दूसरी तरफ जाते हैं तो बीजेपी के लिए अपने दलों को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी बीजेपी पर इस तरीके के आरोप तो लगते ही रहते हैं कि जितना उनके लिए विपक्ष है, वैसा ही उनके लिए सत्ता अपने सहयोगी भी हैं। उन्हें यदि अपनी संख्या बढ़ानी है तो वो अपने सहयोगियों को भी तोड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल, यही चीज तो भांप गए नीतीश कुमार, और उसके बाद से उनकी जो गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं, और अब जो ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी कर चुके हैं और पूरी तरह से वो अपनी रणनीति को अंजाम दे चुके हैं कि एनडीए गठबंधन छोड़ने को, उसके पीछे यही बड़ा कारण रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए, और ये पूरी क्रोनोलॉजी जो समझाई अविनाश ने, किस तरीके से इनके बयान आ रहे हैं, छापेमारी हो रही है, और उसके बाद किस तरह से अब पशुपति पारस की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लालू यादव भी पहुंचेंगे, नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, आमने सामने होंगे। आमने सामने वाली स्थितियां नहीं बन रही हैं। अभी जब आरिफ मोहम्मद खान ने गवर्नर के तौर पर शपथ ली थी, तभी तेजस्वी और लालू यादव का आमना सामना हुआ था, लेकिन
वो आमना सामना ये दिखा रहा था कि दोनों के बीच में कितनी कह लीजिए कि संबंधों में जो दूरियां थी वो कितनी कम हुई हैं, क्योंकि ये इन्हीं सारे घटनाक्रम के बीच आरिफ मोहम्मद खान का शपथ ग्रहण हुआ था। और अब ये जो पशुपति पारस के यहाँ भोज हो रहा है उसको भी एक महत्वपूर्ण घटना के तौर पर, राजनीतिक इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जहां लालू यादव भी मौजूद होंगे और नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। बिल्कुल समीर जी, और यहीं से कुछ जो चर्चाएं चल रही हैं कि पूर्ण भूमिका जो है ये तैयार हो रही है नीतीश कुमार के पलटने की, या भारतीय जनता पार्टी में दबाव और मजबूत करने की ये भूमिका तैयार हो रही है। जब दही चूड़ा की पार्टी पर दोनों मिलेंगे, उससे पहले अविनाश जी ने बताया भी किस तरीके से पहले भी जब मिले थे दही चूड़ा की पार्टी पर, उसके बाद ही खेल हो गया था जी। तो अभी फिर दही चूड़ा की पार्टी पर खेल होगा, उसके बाद नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि अभी जो है तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं जनता दल यू पर, नीतीश कुमार पर, और बताया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार जो है फेल हो गई है। उधर जनता दल यू भी जो है वो भी लालू प्रसाद यादव के 15 साल जो है उनके परिवार के, उसको बता रहा है जंगलराज, वो भी अपने कई पोस्टर जारी कर रहा है जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनता दल यू नारा दे रहा है 25 एक बार फिर से नीतीश, इस नारे का समर्थन करता हुआ एनडीए का कोई भी दल नजर नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा जी। हाँ, हमने चिराग पासवान को भी सुनवाया, 2 बार सुनवाया, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व में चुनाव लाया जाएगा जी। उपेंद्र कुशवाहा का सुनवाया, वो भी नहीं कह रहे। ये तो कह रहे हैं कि हाँ ये चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए टूट रहा है, ये दोनों कह रहे हैं कि चर्चाएं चल रही हैं, कह रहे हैं, लेकिन ये चर्चाएं गलत हैं जी। अरे बस चर्चाएं चल क्यों रही है अगर गलत है तो, और आपको सफाई क्यों नहीं पड़ रही है? नीतीश कुमार क्यों नहीं कह रहे कि एनडीए नहीं टूट रहा है जी? अमित शाह क्यों नहीं कह रहे कि एनडीए नहीं टूट रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लाया जाएगा? अमित शाह कहें पटना में जाकर कहें कि अमित शाह के नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लाया जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनती है, ये बात अमित शाह जाकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर कहें तब माना जाएगा, और नीतीश कुमार भी तभी मानेंगे। तो नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी की इन बातों को नहीं मान रहे हैं, और ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो है डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को मैदान में उतारा है जी। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को मैदान में उतारा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कितने बीजेपी के करीब हैं ये भी समझ में आ रहा है। चिराग पासवान के करीबी के यहाँ भी छापेमारी हो चुकी है, और छापेमारी ये तब हुई थी जब उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई थी। ये भी लगने लगा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां थी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, उसके बाद वो दूरियां भी अब कम हो गई हैं। अगर इन घटक दलों के बीच की दूरियां कम हो रही हैं तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए खतरनाक है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। उसको भांपते हुए अब बीजेपी इन दोनों पार्टियों का, इनके नेताओं का इस्तेमाल कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार भी लगातार वो अपना शहमात का खेल जारी रखे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के जाल में एक तरह से फंसती नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने अपनी सारी तैयारी कर रखी है, और केवल 14 जनवरी का वो इंतजार कर रहे हैं, मकर संक्रांति के बाद का। उसके बाद वो बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। कितने भी बयान आते रहे, चाहे ये बार बार सफाई दी जा रही है, उसके पीछे निश्चित तौर पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि इसका मतलब कहीं न कहीं बिखराव की स्थिति बनी हुई है, और उससे भली भांति परिचित है भारतीय जनता पार्टी भी और गठबंधन के जो दूसरे घटक दल भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी के कई और भी कारण है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां वो कोशिश में है कि इस बार कम से कम वो चुनाव जीत ले, लेकिन उसके आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उधर जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है और पंजाब हरियाणा की सीमा पर बैठे हुए किसान नेता डल्लेवाल की हालत लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन उनसे मिलने का सरकार के किसी भी मंत्री के पास समय नहीं है, किसी भी प्रतिनिधि के पास समय नहीं है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नाराजगी जता चुका है। किसान आना चाह रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। लेकिन दिल्ली में चुनाव को देखते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करते हैं दिल्ली के किसानों से। वहीं कुछ दूरी पर जाकर वो उन किसानों से नहीं बात कर सकते हैं जो पिछले 1 साल से वहां पर बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि उनको दिल्ली आने की परमिशन मिलेगी। लेकिन दिल्ली के किसानों को बुलाकर मिलते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो पूरी तरह से ये जो राजनीति का खेल चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कई तरह से फंसी हुई है। घटक दलों की नाराजगी वो झेल रही है।
घटक दलों की बगावत की आशंका से घिरी हुई है और इन सब के बीच किसानों का आंदोलन भी उसको बुरी तरह से परेशान किए हुए है। जी बिल्कुल समीर जी, और किसान आंदोलन जो काफ़ी तेज हो रहा है और डल्लेवाल जिस तरीके से बैठे हुए हैं अनशन पर, उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्त नहीं है उनकी बात सुनने का, सुप्रीम कोर्ट भी बात नहीं सुन रहा है, दबाव डाल रहा है कि वो अनशन अपना समाप्त कर दें, लेकिन उनकी मांगे जो हैं उस पर बात नहीं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खुद वायदा किया था उसको वायदे को पूरा नहीं कर रहे हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट एकदम बिल्कुल खामोश है समीर जी। तो ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर संदीप पांडे हैं, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। डॉक्टर संदीप पांडे ने एक लेख लिखकर कहा है कि ये नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी डल्लेवाल को स्वामी निर्गमानंद बनाना चाहती है और स्वामी सानंद बनाना चाहती है। यानी इन दोनों जो जिनके नाम उन्होंने लिए हैं, ये दोनों की जो थी मृत्यु हुई गंगा के सफाई के उसको लेकर आमरण कर, तो ये कहना उनका है। तो और लग भी यही रहा है कि इस तरीके की चीजें सब साफ होती दिखाई पड़ रही हैं। आखिर एमएसपी का जो वायदा किया था नरेंद्र मोदी ने किया था, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एमएसपी क्यों नहीं दी गई, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है समीर जी। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसान उस वादे की याद दिलाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको रोक दिया गया है, और हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा की ही सीमा पर, कि वो हरियाणा की सीमा में भी न प्रवेश करने पाए, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस तरह से दबाव है। अपने सहयोगी दलों का जो राजनीतिक दबाव है वो अलग, और किसानों का दबाव है अलग। तमाम मुद्दों पर वो घिरी हुई है, और ऐसे में जिस तरह से अब एनडीए के घटक दल उससे अलग होने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं, बिहार में ये कोशिशें तेज होती दिख रही हैं, उससे केंद्र की सरकार पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन खतरों के बीच में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की बार बार चर्चा हो रही है, जिस बयान में जो राज्यसभा में उन्होंने दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, उससे भी वो लगातार घिरी हुई है। और अमलेंदु जी पटना में भी जब बैठक में जा रहे थे तो नीतीश कुमार मुलाकात नहीं करेंगे, ये भी बात है, लेकिन उनको इस बात का भी डर है कि अब वो जहां भी जाएंगे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने राज्यसभा में कहा था। हाँ बिल्कुल, जो कहा था, और नीतीश कुमार उस पर सवाल करेंगे, और इसलिए अमित शाह नीतीश कुमार के सामने पड़े नहीं, अपना कार्यक्रम स्थिर कर दिया। क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अमित शाह ने अपमान किया, उस पर उनसे सवाल जवाब मांगे और उनका इस्तीफा मांगे, इस तरीके का दबाव है। तो अब ये देखना होगा कि वो अमित शाह का फिर दौरा होता है कि नहीं होता है। और दूसरा दबाव ये है कि अमित शाह का जब भी दौरा होगा या नरेंद्र मोदी का जब भी बिहार का दौरा होगा, ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश जो नारा जनता दल यू दे रही है, ये नारा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नारा है कि नहीं है जी, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। तो इन सवालों से बचने के लिए अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा अब टाला जा रहा है, लगातार टाला जा रहा है, ताकि वहां पर तमाम सवालों से बच सके। और वो सवाल जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर, या फिर नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे या नहीं होंगे, एनडीए की सरकार बनने पर क्या साथ लड़ेंगे चुनाव, साथ लड़ने पर मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, नीतीश कुमार ही रहेंगे या नीतीश कुमार से अलग कोई होगा। हालांकि इस तमाम ऐसे बयान दिए जा चुके हैं जिनसे संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अब आगे मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं है, और नीतीश कुमार भी उस बात को भांप चुके हैं। इसीलिए वो अब एनडीए गठबंधन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और एनडीए के घटक दलों को ये सफाई देनी पड़ रही है कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, ये सफाई बार बार देनी पड़ रही है, और गठबंधन के सभी घटक दलों को सफाई देनी पड़ रही है। और इस बीच जिस तरह से ईडी की छापेमारी हो रही है, ताकि नीतीश कुमार की जिस तरह से आरजेडी से नजदीकियां बढ़ रही हैं, लालू प्रसाद यादव ने उनको खुली तौर पर ऑफर दिया हुआ है कि आप आइए हमारी पार्टी में, और हम स्वागत करेंगे, सारे गिले शिकवे भुगलाकर आपको अपने पार्टी में साथ ले चलेंगे, गठबंधन में लेंगे। इन सारी चीज़ों के बाद अब आरजेडी के नेताओं के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। आलोक मेहता जो आरजेडी के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और उनके यहाँ आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी हो रही है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार इस छापेमारी को लेकर जो कह रहे हैं उसमें भी एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। सुनते हैं क्या कहा है जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने आलोक मेहता के घर पर हुई छापेमारी को लेकर। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था
कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1,100 रुपए बांट दो। तो 1,100 रुपए बांट दिया, 1,000 रुपए बांट दिया और 9,000 रुपए बचा लिया। तो मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं और गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उजागर करें। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई दिल्ली की और देश की जनता के सामने उजागर करें। 10-10 हजार रुपए वोटर्स के लिए आपको भेजा गया था और भेजा गया था, गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने अगर 10-10 हजार रुपए दिया था तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं बांटे? 9-9 हजार रुपए मार क्यों लिए जनता के? ये तो उनके लिए आए थे, वोट खरीदने के लिए आए थे। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर ये आपके पास आए, वोट मांगने के लिए आए, तो इनसे कहना जो तुम्हारे नेताओं ने 10,000 रुपए भेजे थे उसका 9,000 कहां है? उसका बाकी का 9,000 क्यों मार लिया? वो पैसा कहां है? उसको दो हमें। ये काम दिल्ली के लोगों को अब करना है, इनके घोटाले को उजागर करना है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है। आज गाली गलौज पार्टी ने पूरे चुनाव को भ्रष्ट बनाने का, इनके नेताओं ने पूरे चुनाव को भ्रष्टाचार के जरिए वोट खरीदने का एकमात्र साधन और जरिया बना लिया है। और इसलिए दिल्ली की जनता से मैं फिर कहना चाहता हूं कि गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अपने नेताओं को 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए दिया था, उसमें से 9,000 रुपए लोग मार के बैठे हुए हैं। अब की आए तो उसका हिसाब लेना, इनसे पूछना 9,000 रुपए कहां है। आगे की बात मैं चाहूं, पार्टी जिस अर्थशास्त्र पर चल रही है, हालांकि ये आरोप लगे थे महाराष्ट्र में भी कि बड़े पैमाने पर वहाँ पैसे बांटे गए, लेकिन वहाँ इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले हो रही थी। संजय राउत लगातार बता रहे थे कि 50-50 करोड़ रुपए एक एक विधानसभा क्षेत्र पर खर्च किए जा रहे हैं कैश बांटने में। अब ये आरोप जो लगा रहे हैं संजय सिंह, बड़े गंभीर आरोप है, लेकिन ये पता भी लग रहा है कि इकोनॉमिक्स की कितनी समझ रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। हाँ देखिए समीर जी, और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अब संजय सिंह जो आरोप लगाना, या तो भारतीय जनता पार्टी इसका आगे खंडन करे और कहे कि भाई 9,000 रुपए किसी ने नहीं मारे, 1,000 रुपये दिया गया था बांटने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे कहे आगे कि 1,000 रुपये दिया गया था बांटने के लिए, 9-10,000 नहीं दिए गए थे जी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को ही बताना है कि संजय सिंह के आरोप सही हैं या गलत हैं। क्योंकि ये तो देखिए समीर जी, हम लोगों ने भी दिखाया था, जो हमारे संवाददाता थे इकरार उस समय मौजूद थे, वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं निकल रही हैं, उनके महिलाएं बात कर रही थी, खुद बता रही थी। तो अब लेकिन उस समय तक आचार संहिता लागू नहीं हुई थी जी, और उसमें से लिखा हुआ था कि किसी फाउंडेशन की तरफ से वो दिया जा रहा है। उसके बाद उनकी सफाई भी आई थी प्रवेश वर्मा की उस पर जी, कि वो तो पहले से चलता रहा है, उनको फाउंडेशन है वो दे रहा है। तो यानी आरोप है और आरोपों की अपनी अपनी जो है वो स्थिति है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी सफाई देनी है कि क्या ये जो संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 रुपया प्रति वोट दिया था खरीदने के लिए, लेकिन जो उनके नेताओं ने जो सिर्फ 1,000 रुपये प्रति वोट दिया, 9,000 रुपये जो है वो उन्होंने अपने पास रख लिए। और ऐसे घपले समीर जी राजनीति में होते रहते हैं, क्योंकि सब जो राजनेता है वो भी जानता है कि पैसा जो आ रहा है, पार्टी जो लेकर आ रही है, वो मोदी जी ने म्यूनिसिपैलिटी का पानी पीकर चने चाप कर थोड़ी इकट्ठा किया जी।
तो जिस तरीके से इकट्ठा हुआ इसी तरीके से बचने के लिए आ रहा है, तो ठीक है, जब बचने के लिए ही आ रहा है तो भाई खुद को भी क्यों ना रखा जाए। तो बहुत कुछ तो होता है राजनीति में इस तरीके से, हम लोग नजदीक से सब कुछ जानते हैं कि राजनीति में क्या क्या होती हैं चीजें। तो हो सकता है इस तरह की चीजें, अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। जेपी नड्डा को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई 10,000 रुपया नहीं दिया था वोट खरीदने के लिए, 1,000 रुपया ही दिया था, ये आकर जेपी नड्डा को स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है और इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बयान को लेकर, और आशीष महल और राजमहल का जो प्रकरण चल रहा है, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे किस तरह से पृष्ठभूमि में चले गए हैं, इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। और कोई भी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन मुद्दों की बात नहीं कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों सरकार में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार आम आदमी से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रही है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है और जनता के मुद्दों से भागने का दौर है, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव पर क्या असर डालता दिखाई पड़ रहा है? देखिए समीर जी, अभी एक चीज तो स्पष्ट होती जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है जी। अगर आपको जाना है चुनाव में और ऐसे मुद्दों को लेकर जाना है, तो सीधी सीधी बात ये होनी चाहिए, भाई अरविंद केजरीवाल ने क्या वायदे किए थे, क्या पूरे नहीं किए, इस पर आप बात कीजिए। उनकी क्या कमियां रही, आप इस पर बात कीजिए। लेकिन आप इस पर बात ना करते, जनता के मुद्दों पर बात ना करके आप कल बता रहे हैं साहब शीश महल बनवा लिया। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल ने अगर मान लीजिए शीश महल बनवा भी लिया, तो अरविंद केजरीवाल के नाम हो गया क्या वो शीश महल? पट्टा हो गया अरविंद केजरीवाल के नाम। कल को अगर आपका मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उसमें रहने से मना कर देगा कि शीश महल में नहीं रहेंगे, केजरीवाल ने बनवाया था। जी। तो यह मतलब इस तरीके की बातें लेकर आप जनता के बीच जा रहे, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता के बीच में नाराजगी बढ़ती जा रही है कि भाई 25 साल से आपने दिल्ली के लिए काम नहीं किया, 25 साल से आप दिल्ली का विकास रोकने का काम करते रहे हैं। चाहे 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही हो, चाहे अब ये केजरीवाल की सरकार रही हो, लगातार आपने दिल्ली में काम रोकने के प्रयास किए। और दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जो भी काम हुआ वो शीला दीक्षित के समय में हुआ। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ते रहते हैं। तो यानी दिल्ली चुनाव जो है वो जिस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है समीर जी। हालांकि अभी तक तमाम कैंडिडेट्स की घोषणा सब पार्टियों की नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी हो गई है तो थोड़ा समय में और हो जाएगी। उसके बाद फिर जब चुनाव खुलेगा तब मालूम पड़ेगा कि दिल्ली किस तरफ जा रही है, किस तरफ नहीं जा रही है। लेकिन ये बात अब समझ में आ रही है कि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय होता जा रहा है। अब लड़ाई आमने सामने की कम से कम नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, आमने सामने की लड़ाई नजर नहीं आ रही है, त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन ये जरूर है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी है आम आदमी पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों ही पार्टियां मुद्दों से, आम आदमी से जुड़े मुद्दों की ओर नहीं जाना चाह रही हैं, भग रही हैं। चूंकि दोनों ही पार्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या किया है, आपने केंद्र में क्या किया और आपने दिल्ली में क्या किया। हालांकि दिल्ली में बहुत सारे दावे कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, बहुत सारी योजनाओं की भी घोषणा की है, लेकिन जिस तरह से मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, उसको लेकर लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से आम मुद्दे किस तरह से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी एक नया मुद्दा लेकर आई है। पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला है, उसको प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसके प्रदर्शन को रोका गया है और पानी की बौछारें की गई हैं। गरमाने की कोशिश की जा रही है चुनावी मुद्दों को, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उन तक कोई नहीं आ रहा है। ना भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ना ही आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो गारंटी है, 5 गारंटी, उनकी शुरुआत कर दी है। 2 गारंटी की घोषणा हो चुकी है, बाकी गारंटी की घोषणा होने वाली है। इन सब के बीच बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह से लगातार बनती बिगड़ती दिखाई दे रही हैं, उससे दिल्ली की सरकार भी हिली हुई दिख रही है, परेशान दिख रही है। क्योंकि बिहार में जो कुछ भी राजनीतिक फैसला होता है नीतीश कुमार का, उसका सीधा असर पड़ने वाला है केंद्र सरकार पर, यानी दिल्ली की सरकार पर, एनडीए की सरकार पर। बिल्कुल समीर जी, और एनडीए की सरकार पर इसका असर पड़ेगा और सरकार जा भी सकती है जी। इसीलिए तमाम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार को धमकाने, चमकाने, मनाने, सारे काम जो हैं वो सब किए जा रहे हैं। इसी तरीके से चिराग पासवान के लिए भी ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी सारे साम दाम दंडभेद अपनाकर चलना चाहती है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जो है वो कोई गड़बड़ी ना करने पाए और केंद्र की सरकार सुरक्षित रहे। जी।
मोदी जी की दिलचस्पी बिहार से ज़्यादा केंद्र की सरकार बचाकर रखने में है। नीतीश कुमार को एक बार के लिए छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ये वायदा करें कि वो उसके बाद भी जो है वो सरकार नहीं गिराएंगे केंद्र की, इसी शर्त पे। तो अब लग ही रहा है समीर जी कि नीतीश कुमार और मोदी जी के बीच में शायद कोई समझौता भी कराया जा सकता है और दोनों तरफ से आश्वासन दिया जा सकते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, जो नीतीश कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी वायदा करे, नरेंद्र मोदी खुद उसकी घोषणा करें और नीतीश कुमार ये घोषणा करें कि वो मोदी जी की सरकार नहीं गिराएंगे। तभी दोनों के बीच कोई फैसला हो सकता है, वरना दोनों तरफ से शह-ए-मात के खेल इस तरीके से चलते रहेंगे। शह-ए-मात के खेल चलते रहेंगे। निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी के सामने है वो बिहार को लेकर नहीं है, बल्कि बिहार की वजह से जो केंद्र सरकार पर खतरा बना हुआ है उसको लेकर है। क्योंकि नाराजगी एनडीए गठबंधन के घटक दलों की सतह पर आ गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और भी जगहों से। तो ये इन साथ में जो तेलुगु देशम पार्टी महत्वपूर्ण पार्टी है आंध्र प्रदेश की, वो भी इसी इंतजार में है कि ये पार्टियां क्या कदम उठाती हैं। तो बिहार पर सबकी निगाहें हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, और नीतीश कुमार के अगले कदम से एक बड़े खतरे का संकेत मिल रहा है। किसको? केंद्र सरकार को। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार पर खतरा नहीं आने देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ईडी, सीबीआई और जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम दबाव हैं, वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों पर भी, विपक्षियों पर भी दबाव डाल पा रही है, क्योंकि उसके पास केंद्र की सरकार है। लेकिन अब इस बात को घटक दलों के लोग बखूबी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब वो इस स्थिति में है कि केंद्र सरकार को इन सारी एजेंसियों के प्रयोग के लिए उन पर दबाव डाल सकें कि आप हमारी वजह से ही इनका इस्तेमाल करने की स्थिति में है। शह-ए-मात का खेल जारी है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लेकिन बिहार के लगातार बदलते राजनीतिक समीकरण ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार किस तरह से हिली हुई है, परेशान नजर आ रही है। लगातार इन सारी राजनीतिक घटनाओं पर हमारी नजर रहेगी, लगातार आपको हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे।